अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। आपको नाज़रीन बताते चलें, ईद हमने मुकम्मल कर ली, ईद की खुशियाँ हमने मनाई और ईद की खुशियों के साथ साथ हमने कई प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया। लेकिन अब ईद के बाद ज़िंदगी कारवान चलता रहा और उस कारवान में एक नया संग मील हिंदुस्तान की तारीख़ में आ जाया। बाबरी मस्जिद आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद के बाद CAB आपको याद होगा, दिल्ली में बड़े हालात ख़राब हुए थे, बड़ी तादाद में मुसलमान निकले थे। फिर ट्रिपल तलाक का मामला आया था और उसके बाद आज कुछ और बीच के मामला, लिंचिंग विंचिंग ये सब कुछ होती रही। उसके बाद हिंदुस्तान की तारीख़ में या हिंदुस्तान की सियासत में आज एक और नया मोड़ आया और आज के इस मोड़ को लेके हिंदुस्तान का मुसलमान फ़िक्रमंद नज़र आ रहा है। आज बाज़ाब्ता तौर पे मुतनाज़ा वक़्फ़ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया, पास किया गया और इस पार्लियामेंट की इस मुतनाज़ा बिल के हवाले से रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ है। आज मरकज़ी अक़लीती अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने ऐवान में जो बिल पेश किया, इस दौरान उन्होंने इस बिल के ख़त-ख़ाल पेश किए और ख़त-ख़ाल पेश करते हुए किरण रिजिजू ने बताया कि इसमें सारे मुसलमान ग्रुप शामिल होंगे, इसमें गैर मुस्लिमों को भी अब जो वक़्फ़ कमेटी होगी उसमें ऐड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, ख़वातीन दो भी होगी। कुल मिला के क्रोनोलॉजी उन्होंने आज समझाने की कोशिश की और क्रोनोलॉजी समझाने की बात करते हुए बताया कि ये जो JPC कमेटी के बाद जो बिल आया है उस बिल में 22 मेंबरान तो होंगे ही होंगे कमेटी में, और इस कमेटी में 22 मेंबरान में से 10 मुसलमान होंगे, 4 डेफिनेटली नॉन मुस्लिम होंगे, 3 MP वो किसी भी मज़हब के हो सकते हैं, उसके साथ साथ 2 साबका जज वो भी किसी भी मज़हब के हो सकते हैं, एक वकील साहब भी होंगे वो भी किसी के हो सकते हैं, और जो माइनॉरिटीज़ हैं मुसलमानों के जो फैक्शन कम्युनिटीज़ हैं उनमें से भी 4 मेंबरान होंगे। कुल मिला के 22 मेंबरान में से अभी तक जो आदाद शुमार समझ आ रही है, अभी तक जो बिल पेश किया उसमें समझ आ रहा है कि 22 मेंबरान में से 10 मुसलमान होंगे, बाकी 12 में 4 तो हिंदू होंगे ही होंगे। 8 के हवाले से यही कहा जा सकता है कि जैसा देश वैसा बेस, और इस सब के बीच में मुसलमानों ने इसमें अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और पार्लियामेंट में भी आज इस पर बड़ा हंगामा देखने को मिला। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में इस पर बड़ा हंगामा किया। लेकिन पहले ज़रा किरण रिजिजू को ही सुन लेते हैं, क्या कुछ खदोहाल उन्होंने इसके बयान किए। जो मरकज़ी अक़लीती अमूर के वज़ीर हैं किरण रिजिजू, उनका एक साउंड बाइट सुनते हैं, वो क्या बता रहे हैं, ये क्या है ये बिल और इस बिल में किसको क्या फ़ायदा है, किसको क्या मकसद है। फ़ायदा और मकसद ये हम बाद में आपको बता भी सकते हैं, लेकिन BJP के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि सही समय यही समय, तो शायद इंतखाबात अभी तो कहीं नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके लिए आज का ये बिल सही समय तो नहीं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले किरण रिजिजू खतोखाल बयान करती है। इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वर्क काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वर्क काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है, 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वर्क बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं, सेंट्रल वर्क काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में
4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है। ये हमने प्रावधान रखा है। सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान किरण रिजिजू क्रोनोलॉजी एक तरफ थोड़ा समझ नहीं आया, अभी इसका समझ आना बाकी है। एक तरफ बता रहे हैं कि 4 नॉन मुस्लिम से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि 3 MPs होंगे, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। MPs का कोई धर्म नहीं होता, वो कोई लोगों के चुने होते हैं। 2 साबका जज होंगे, यहाँ से 10 मुसलमान होंगे। तो 22 जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगी उसमें 22 में से अगर 10 मुसलमान होंगे तो बाकी 14 कहाँ से होंगे, ये थोड़ा वो समझा नहीं सके। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो इसमें है उसमें यही है कि ये जो मुसलमानों में तो पिछड़ा ज़ात होती नहीं है, फाइनेंशली बैकवर्ड हो सकती हैं, लेकिन मुसलमान दुनिया में वाहिद मज़हब है जो एक ही सफ़ में खड़े होते हैं, कोई पिछड़ा कोई उछड़ा नहीं होता है। तो ये पिछड़ा वाला कौन सा है ये भी वो नहीं समझा सके। और सही समय, यही समय की जब बात की जाती है, यानी सही वक्त, यही वक्त, तो क्या इसके पीछे की कहानी क्या है, इस वक्त पे लाने की क्या है, और इस सब के पस मंज़र में अपोजिशन ने हंगामा किया। किरण रिजिजू ज़रा मैनेजमेंट क्या वाला इसका बता रहे थे, मैनेजमेंट क्या रहेगी ज़रा सुनिएगा। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवल्लिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर। किरण रिजिजू और आज के पार्लियामेंट इजलास के दौरान बता रहे थे, बिल पेश करते हुए क्रोनोलॉजी भी समझाई और साथ साथ में इसका उन्होंने बताया। इस सब के बीच में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का भी कुछ देर पहले तकरीर भी हो। अमित शाह ने भी अपनी तकरीर में अफवाहों की बात करते हुए बताया कि अफवाहें इस हवाले से फैलाई जा रही हैं, लोगों को ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई सरकार का मुद्दा मकसद नहीं है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे कब्ज़ा किया जाए या मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत की जाए। ये कानून जो है ये हकूक़ दिलाने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बाकी मामला पे बात है। लेकिन सबके पीछे की कहानी कुछ और अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अपोजिशन ने आज पार्लियामेंट में हंगामा भी किया इस पे, और मुस्लिम मेंबरान जो हैं अगर उनकी तादाद जो है पार्लियामेंट में बहुत कम है, ना होने के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले भी मेंबरान पार्लियामेंट ने आज इस पर ज़बरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस ने भी इस पर हंगामा किया, लेकिन 2 जमातें जिनमें से जनता दल यूनाइटेड है जो अलायंस में हैं और अपने आप को सेकुलर कहने वाले, और साथ में TDP तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, इन दोनों ने बाज़ाब्ता तौर पे आज एक विप, ऑफिशियल विप जारी की थी और इस बिल की हिमायत का ऐलान किया था। तमाम कांग्रेस से लेकर कुछ और लोगों जमातों ने इसकी मुखालफत की, और इसकी मुखालफत करते हुए गौरव जो हैं मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने बताया कि ये वही है, डिफेम करो और उनके कल्चर से लेकर दूसरे इन्वेजन करो। उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा। जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल
आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे, भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को कमज़ोर करना तो और डिवाइड करना, डाइल्यूट करना उद्देश्य है। यानी इसका मैसेज जो आज का बिल जो है माइनॉरिटीज़ के हवाले से ये ख़ास पैगाम है। ये अपोजिशन की जमातें, भाजपा के ख़िलाफ़ जो जमातें वो बता रही थी। भाजपा लीडरान इस हवाले से भी अपना रद्दमल दे रहे हैं। अमित शाह का जिस तरह हमने बताया, उन्होंने बताया कि ये एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं, नैरेटिव इसके खिलाफ पैदा किया जा रहा है, लेकिन उस सबके बीच में अपोजिशन ने अपना रद्दमल भी दिया है। और जम्मू कश्मीर में से इसका अपोजिशन ने ज़बरदस्त इसकी मुखालफत की है। मुल्क के बाकी हिस्सों में 35 करोड़ करीब हिंदुस्तान का मुसलमान है, उनमें से अक्सरियत ने आज इसकी मुखालफत ही की है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसकी मुखालफत की है, वक़्फ़ इस्लामिया ने भी इसकी मुखालफत की है, और कश्मीर में PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मुखालफत की और बताया कि इस बिल का मुद्दा और मकसद यही है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। इसे एक दानिस्ता कोशिश करार देते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया कि मुल्क भर के मुसलमानों लोगों, ख़ास तौर पर हिंदू बरादरी को चाहिए कि वो बीजेपी के इस जाबराना कदम के ख़िलाफ़ आज खड़ा हो जाए। ये महबूबा मुफ्ती ने बताया, और उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को पसमानदा करने की ये बीजेपी की एक साजिश है। श्रीनगर में उन्होंने बताया कि जहाँ बीजेपी ने पहले ही जो लिंचिंग थी, उसके साथ साथ मसाजिद का मामला था, कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा करने की कोशिश थी, लोगों में, मुसलमानों में ख़ास तौर पे डर खौफ पैदा करने के आइन था, और अब मुल्क को अपने आइन पर चलने न देने के बजाय तकसीम के एजेंडा बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और उन्होंने आज मुतनबे करते हुए बताया कि अगर ऐसी पॉलिसियों को वक्त पे नहीं रोका गया, आज सही समय पर सही वक्त पे नहीं रोका गया, तो हिंदुस्तान को बकौल महबूबा मुफ्ती के अंदरूनी खिलफशार का सामना करना पड़ेगा और हमें म्यांमार जैसी सूरत न देखनी पड़े। महबूबा मुफ्ती को सुन लीजिए। मुसलमानों को तंग करने की, मुसलमानों को बेइख्तियार करने की एक साजिश है, और इसमें मुझे उम्मीद है, बीजेपी सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं। पिछले 10-11 साल से हम देख रहे हैं किस तरह मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मस्जिदें तोड़ी जाती है, कब्रिस्तानों पे कब्जा करने की कोशिश की जाती है। मगर जो इस मुल्क का जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क गांधी का मुल्क है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, ये इनके एजेंडे के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि हमारा मुल्क
म्यांमार की तरह बने, या हमारे मुसलमानों के साथ वही हो जो कश्मीरी पंडित कहते हैं हमारे साथ कश्मीर में हुआ, और जिसके लिए हम लोग अभी भी शर्मिंदा है, जिसके लिए मुल्क के लोग अभी भी हमें ताना देते हैं। तो कल को अगर हमारे मुल्क के लोग तमाशा देखते रहेंगे और मुल्क को तितर बितर करने में कोई नहीं रोक सकता। जो इस वक्त बीजेपी की पॉलिसी है, मुल्क को तोड़ रहे हैं। ये तो अपनी सरकार चलाएंगे, चाहे और 5 साल चलाएं या ज़्यादा चलाएं, मगर आखिरकार इनको भी जाना है। तो इसलिए मुल्क के लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको सामने आना चाहिए। और ये जो ज्यादती हो रही है इस वक्त, वक्फ बोर्ड को ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए। ये फिर से मुसलमानों को तंग करने की कोशिश बीजेपी की, ये महबूबा मुफ्ती बता रही थी। आपको बताएं, मीरवाइज कश्मीर ने भी इसकी आज मुखालफत की है, और मीरवाइज के हल्कों से बताया गया कि मीरवाइज पिछले दिनों दिल्ली गए थे और उन्होंने बताया था कि मुसलमानों में से गम गुस्सा पैदा हो रहा है। इस सब के बीच में सजाद गनी लोन ने भी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन ने भी आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की, और श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सजाद गनी लोन ने बताया कि ये वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ है, मुसलमानों का हक़ है, और किसी की हक़ में किसी की मुदाखलत कहाँ बर्दाश्त होती है। उन्होंने बताया कि सरकार को समझना चाहिए कि हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत है, और मजहबी मामलात में कोई भी मुसलमान अपने मजहबी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है। ये कलेक्टिव ओनरशिप है, दे आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री, और ये हक बनता है उन मुसलमानों का कि वो अपने सिस्टम से, अपने इदारों से डिसाइड करें कि इन बिल्डिंग इनके साथ क्या होना चाहिए। स्टेट का रिलीजन से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ना हम एडवोकेट करते हैं किसी और रिलीजन के साथ या हमारे रिलीजन के साथ। ये ग्रॉस इंटरफेरेंस है, ये हमारा मामला है, ये हमारे इसका रिलीजन का मामला है। आई वुड सी इट्स अनदर राइट विंग ट्रेसपास ऑन टू द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, एंड आई जस्ट होप that nothing is carved in stone. Let's hope that at a future date a more secular government would reverse such gross interference. आपको लगता है आने वाले वक्त में ये प्रॉपर्टी जो है वो डिसबर्स हो सकती है? Yes, it is up to इन्होंने इसमें सरकार को भी लाया है। ये सदियों से है, जो मुसलमान हैं वो ओनर्स भी हैं और वही डिसीजन लेते हैं। जैसे जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं पर्सनल, उसमें भी हम ही डिसीजन लेते हैं। तो ये समझ नहीं आती ये क्या कर रहे हैं, किसको अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें जो है हमारे जो हुकूक हैं मतलब हमारे, ये समझ नहीं आ रहा है कि किसको खुश कर दिया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल आम लोगों की बात की जाए तो बता रहे हैं कि ये भी सियासत है, वोट सियासत है, और उस सब के बीच में इसका एक ही मुद्दा मकसद है, और इसका मुद्दा मकसद है कि कहीं पे भी ज़रूरत पड़ी इंतखाबात ख़ास तौर पे जो पोलराइजेशन करने की जब ज़रूरत होगी तो तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ 12 और एक तरफ 10 और दूसरी तरफ 12 मेंबर, और जब होंगे तो किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी से अगर खुद वक्फ काउंसिल ही दस्तबरदार हो जाए और फिर आईटी सेल, मीडिया सेल, ये वगैरह सारे ये बताना शुरू कर दें कि छीन लिया मुसलमानों से, फ़लानी मस्जिद छीन ली, फ़लाना कर लिया, तो उस वक़्त जो 80 वर्सेस 20 का फार्मूला ये जो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने अपनाया था वो कामयाब हो सकता है। तो ये उसी की कोशिश है। ओवरऑल इसमें किसी के बला की कोई नहीं है कि ये ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात है। ये दूसरी है, ट्रिपल तलाक का सामने मुद्दा है। हिंदू फैमिलीज़ में ख़वातीन का हाल पूरी दुनिया जानती है क्या किस तरह से। राजस्थान भी उसकी एक अच्छी मिसाल है, कभी वहाँ जाना हुआ तो मालूम होगा कि हिंदू ख़वातीन किस तरह से रहती है, लेकिन वहाँ पे इनके हिंदू ख़वातीन के राइट्स का ख्याल नहीं आता है, ख्याल सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन के राइट्स का आता है। और उसको लेके आम लोग यही कहते हैं कि सब कुछ ख्याल इसलिए आता है ताकि एक तरह से 80 वर्सेस 20 किया जा सके। लेकिन वक़्फ़ जम्मू कश्मीर वक़्फ़ के साबिक़ा चेयरमैन, वक़्फ़ बोर्ड के साबिक़ा चेयरमैन और हाल के दिनों में बांडीपोरा से कांग्रेस के एमएलए निज़ामुद्दीन भट्ट ने भी आज इस पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की और इससे मुसलमानों के ख़िलाफ़ करार देते हुए उन्होंने बताया कि ये मुसलमानों के असासों को हथियाने की कोशिश है और ये हिंदुस्तान की वो जो गंगा जमनाई तहज़ीब जो थी उसके बिल्कुल मुखालिफ है, क्योंकि हिंदुस्तान का सेक्युलर इंसान जो है वो जिस मज़हब से होगा वो ऐसे हरबों के ख़िलाफ़ है।
ऐवान को भी कहा था कि शायद ये इदारा हमसे छीना जाएगा और वही हुआ, हम रोक नहीं सके। आज जो बिल है ये कतई तौर एक इम्तियाजी बिल है। मुसलमानों से उनका अकीदा, उनकी अपनी पूंजी जो बेवाओं के लिए, बैतुल माल जो बेवाओं के लिए, कमजोरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए बना था, या जिन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट करने का शौक नहीं था, शौक से वक्त में छोटी सी तनख्वाह पे मुलाजमत करते थे, उनके साथ जुड़ा था और आस्थानों के तकद्दुस के साथ। हमारी इसमें दीनी तशख्खुस का भी दखल है। मुझे नहीं मालूम ये बिल किस तरीके से अब पास होगा, लेकिन हमारी अपील रहेगी मरकजी सरकार से, यहाँ आईन में मज़ाहिब की आज़ादी है। आप एक मखसूस बिलीफ सेक्शन को, डिवोट सेक्शन को, उनसे उनका सरमाया, उनकी पहचान और उनका असासा छीन रहे हो, जिसमें कल को उनका अमल दखल नहीं रहेगा। और जो इसकी शबी है, एक यूनिक शबी है जिसमें इस्लामिक कंपोनेंट ज्यादा है, उसमें भी हेर फेर हो रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए यहाँ की परंपरा, तारीख जो सिविलाइजेशन की एक एकता की रही है, उसको बचा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ, और दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। आपको नाज़रीन बताते चलें, वक़्फ़ तरमीमी बिल और इस पे ख़दशात बहुत से जताए और देखे भी जाते हैं। और सबसे बड़ा ख़दशा जब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज का फ़ैसला आया था, और 2 फ़ैसलों में जम्मू कश्मीर से मुतालिक जो फ़ैसला आया उसमें कॉन्शियस ऑफ द कंट्री देखा गया, और फिर बाबरी मस्जिद के मामले में भगवान से पूछा गया। तो ये जो मामले, भगवान का फ़ैसला जो है भगवान से पूछा गया जज का, उस सब के तनाजुर में जब आज किरेन रिजिजू ने बताया कि इसमें कोर्ट्स में इंटरफेयर करेंगी, तो बाकी मामला जो हैं तो बहुत से लोगों के कान बड़ा खड़ा हुए हैं। लेकिन ओवरऑल इस मामले पे रद्द-ए-अमल आ रहा है, और यहाँ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंद्राबी ने, अगरचे बीजेपी या दूसरी किसी जमात ने इस तरमीमी बिल के हवाले से ख़ास तौर पे मुस्लिम मेंबरान जो बीजेपी में हैं या मुस्लिम मेंबरान जो हैं उन्होंने इस पर कोई, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स अगर आज दरख्शां इंद्राबी ने दिया तो उनने वक्फ का, जम्मू कश्मीर वक्फ का आज किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जो तारीफ़ें की उस पर हमने रद्द अमल दिया। और किरेन रिजिजू ने मरकज़ी वज़ीर का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि बेहतर काम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने किया है और इस बेहतर काम से वो मुतमईन भी है। यूनियन मिनिस्टर साहब किरेन रिजिजू जी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सराहना की। ये हमारे लिए हौसला अफज़ा है और हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम यहाँ पे देखा उसकी तारीफ़ पार्लियामेंट करना हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। बाकी रही अपोजिशन की बात, जिस तरह से आपने देखा कि यूनियन मिनिस्टर साहब किस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट बात कर रहे थे, तो उससे कहीं अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि ये मुस्लिम मुखालिफ बिल है। अब अपोजिशन किस आंख से देख रही है, उनको कौन सा जाविया नज़र आता है, तो हम उस जाविये को नहीं परख पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमने देखा वहाँ तक यही लगा कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा ही होगा, वक्फ बोर्ड को फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बता दिया रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारा लैंड है, तो मुसलमान होमलेस क्यों हैं, लैंडलेस क्यों हैं, पुअर क्यों हैं। अगर इतना असासा है तो इसका फ़ायदा मुसलमानों को होना चाहिए। पसमानदा मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों का इन चीज़ों का फ़ायदा मिलना चाहिए। ये अच्छी बात है कि अगर हमारे पास लैंड है, वक्फ है, तो हमें इसका फ़ायदा मुसलमानों को देना चाहिए। मुसलमानों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वक़्फ़ की, उनका अब तक फ़ायदा नहीं उठाया। और आज भी बहुत से लोग जो हैं जो इस बिल की हिमायत करें, वो बता रहे थे, मुसलमानों के असासों की इशारा करते हुए बता रहे थे कि इतना वक़्फ़ के पास असासा था, मुकाबल में दूसरों के पास भी कुछ ऐसा ही था। तो ये कहाँ है वो कहाँ, इन मिसालें दी जा रही थी। लेकिन आपको बताएं, ये मामला जो है मरकज़ी पार्लियामेंट में आज पेश किया गया। अब राज्यसभा में पास होना है, वहाँ पे भी इसको पास होने में कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, और यूँ लग रहा है कि कल शाम तक ये बिल पास दोनों ऐवानों से पास हो जाएगा। लेकिन दोनों ऐवानों से पास होने के बीच में अमित शाह ने आज शाम गए अपनी तकरीर में एहतियात जो है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके हवाले से बताया कि उनमें एहतियात करने की ज़रूरत भी है। लेकिन अब ज़रा अमित शाह की बात करें। वज़ीर आज़म इस महीने की 18 तारीख को, 19 तारीख को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। ख़बरें पक्की हैं और पहले से। लेकिन इन खबरों के बीच में 7 और 8 तारीख को वज़ीर दाखिला भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के
हालिया सिचुएशन जो है, हालात है, उसी के तनाजुर में वज़ीर दाखिला का ये दौरा काफ़ी अहम माना जाता है। अमित शाह अपने दौरे के दौरान जम्मू में सिक्योरिटी के हाई लेवल मीटिंग से खिताब भी करेंगे, उनका रिव्यू भी लेंगे और ख़ास तौर पे कठुआ और उस इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर LOC तक जो हालात पिछले दिनों बने हैं, जिसमें ख़ास तौर पे कल हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान पुंछ राजौरी सेक्टर में जो गोलाबारी हुई है, सीज़ फायर का वायोलेशन हुआ है, उसमें भी आला सतही मीटिंग के से रिव्यू लेंगे। और ख़बरें ये भी हैं कि वो कश्मीर भी आ सकते हैं। अभी तक अगर सरकारी ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो रही है, लेकिन BJP की कुछ टॉप लीडरशिप से मालूम हुआ है कि वो कश्मीर भी आ सकते हैं और कश्मीर में भी BJP और यहाँ की सियासी और सरकारी अहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। इस हफ्ते के 7 और 8 की तारीख को 2 दिन का उनका जम्मू कश्मीर का दौरा भी रहेगा। लेकिन इस दौरे जम्मू कश्मीर के दौरे में अक्सर सयाह भी आते रहते हैं और जम्मू कश्मीर के दौरे पर जब सयाह आते हैं तो इन दिनों कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन का नज़ारा करते हैं। लेकिन ये ट्यूलिप गार्डन एक, उसके साथ अब यहाँ के लोगों ने भी ट्यूलिप के बारे में जानना शुरू कर दिया है। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फील्ड स्टेशन पुलवामा पिछले 3 सालों से खुद ही यहाँ पे ट्यूलिप के बल्ब तैयार कर रहा है और तकरीबन अब की बार 1 लाख के ट्यूलिप के बल्ब जो हैं वो इस इदारे ने कायम किए हैं। कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, यहाँ के जंगलात, यहाँ के खूब सरसब्ज़ वादियाँ और फिर यहाँ का ट्यूलिप जो अब दुनिया की सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा भी कर रहा है। और दुनिया में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर का बाग गुलाला है, ज़बरवंत की पहाड़ियों के नीचे वाक़ा है। लेकिन इस बाग गुलाला में 74 से ज़्यादा ट्यूलिप के जो हैं उनके अक़साम के पौधे खिलते हैं, कॉम्प्लें खिलती है, लाखों सयाह इसे देखने भी आते हैं। लेकिन अब तक परेशानी ये हुआ करती, जो इसके बर्ड्स हैं, जो बीज जैसे हम कहेंगे, वो हमें फ़ॉरेन से, बैरूनी ममालिक से दरामद करना पड़ता था। लेकिन अब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पुलवामा, उन्होंने फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत अब ट्यूलिप वादी में ही तैयार करना शुरू कर दिए हैं और इससे जम्मू कश्मीर की टूरिज़म के साथ साथ किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे आज उनके अहदेदारों ने बताया कि 3 सालों से इसकी कोशिश की जा रही थी और अब उसमें हम कामयाब हुए हैं। अपनी नर्सरी भी दिखाई और उसके साथ साथ कंपनी भी, ज़रा सुनिएगा वह हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या बता रहे हैं। यार IIM बुनोरा फार्म की तरफ से जो है अच्छा स्टेप है, वेलकमिंग स्टेप है। ऐसे इनिशिएटिव्स का यहाँ पे होना, पुलवामा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे जो है हमारे टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। हमारी अपील रहेगी अपने लोगों से कि वो यहाँ पे आए, अपने बच्चों को लाए, पेरेंट्स आए, अपनी फैमिलीज़ को लाएं और यहाँ पे जो है जो टुलिप्स ब्लूम हुए हैं 1 लाख के करीब, हमें श्रीनगर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे अपने टुलिप्स हैं, वो इनको फ़ायदा उठाएं और इससे जो है हमारी लोकल इकनॉमी भी ग्रो होगी और इंसान को तफरीह। देखिए जनाब, जिस तरह टुलिप्स खिले हैं इसी तरह मेरे चेहरे पे भी ऐसी मुस्कुराहट है, क्योंकि ये दर्शाता है कि हमारे पुलवामा में इस तरह के टुलिप्स हमें देखिए कभी हमने ड्रीम भी नहीं किया था। तो इसका जो क्रेडिट जाता है ये जो IIM सेंटर है इनके हेड्स को जाता है, जिन्होंने ये टुलिप्स ला के यहाँ पे प्रोपेगेट किए और ये सुन के हमें बहुत ही। और ज़रा नाजरीन, एक तरफ से खुशी का मुकाम है, टूरिस्ट इस तरह से आते हैं, आएंगे और खुशी हमारे साइंटिस्ट ने अब ये ग्रो करना यहाँ पे शुरू कर दिया। लेकिन एक और परेशानी है, सरकार टैक्स पे टैक्स लगाने जा रही है, हर जगह पे टैक्स लगता है, खाने पीने से लेके चलने तक टैक्स लगता है। और हमारे यहाँ नाशरी टनल में तो टैक्स लगने की नई मुसीबत है। नाशरी टनल में टैक्स का अब इजाफी टैक्स लगना शुरू हो चुका। इस चीज़ को लेकर रामबन की में आज टोल प्लाजा पर टैक्स बढ़ाने के मामले को लेकर मुकामी लोगों ने बरहमी का इज़हार किया और बताया कि ये गैर कानूनी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो लगातार जहाँ सड़कें मुकम्मल नहीं कर सकी है, जहाँ सूरत हाल उस तरह की नहीं बना सके, वहीं टैक्स पर टैक्स लगा रही है और लोगों पर बोझ पे बोझ बढ़ाया जा रहा है। ये नाशरी टनल के पास जो टैक्स लगाया जा रहा है उसमें इजाफा किया जा रहा है और ये इजाफा जो है ये किसी सरकार के मशवरे से नहीं हो रहा है, बल्कि अपने ही मनमानी की जाती है। ज़रा सुनिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट
डेटेड 24/7/2024 का जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका हवाला देकर जो आज 1/4/2024 के बाद जो नाशरी टोल कलेक्शन है वहां पर जो रेट रिवाइज किए हैं ये टोटली आर्बिट्रेरी है, इलीगल है और बाय कंसीलिंग द मटेरियल फैक्ट्स है। जो सच्चाई है उसके विपरीत है। आप देख रहे होंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो रेट बढ़ाए हैं, इन्होंने बताया है कि उधमपुर रामबन टू मारो जो रोड है ये कंप्लीट तौर से कंप्लीट है 4 लाइनिंग के लिए, जबकि मौके पर सूरत हाल ये है कि टनल से नाशरी टनल से थोड़ा सा हम अपने माहौल पर नज़र डालते चलते चलते अनंतनाग के जंगलात के इलाकों में आग लगने के वाक़ात। अभी थोड़ी सी ही गर्मी शुरू हुई, हमारे जंगलात में आग लगना शुरू हुई। तस्वीर अभी दिखा दी गई, कल रात की तस्वीरें ये अनंतनाग के जंगलात में आग लगी हुई है और आज सुबह भी ये सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही थी। बड़ी तादाद में हमारे माहौल को नुकसान हो रहा है। जंगलात का एक बड़ा हिस्सा अनंतनाग के आसपास के जंगलात में तबाह बर्बाद हो रहा है। त्राल के जंगलात में भी आग लग रही हुई है और बड़ी तादाद में हमारे जो दरख्त हैं वो सड़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे कौन है? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? ये हर किसी को समझने की ज़रूरत है। अगर महकमे जंगलात और दूसरे जो इदारे हैं, पुलिस या दूसरे, इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस आग के बुझने से हमारा न सिर्फ सब्ज़ सोना जो है वो खाकस्तर हो जाता है, बल्कि सबसे ख़तरा हमारी ज़िंदगियों पर पड़ रहा है, हमारे माहौल पर पड़ रहा है। और ये दरख्त जो हमारे जलाए जा रहे हैं, ये दरख्त जला के हमारे किसी मुसीबत से दो चार तो नहीं किया जा रहा है। हमें इसका संज्ञान सूरत हाल पर नज़र रखनी चाहिए। चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़। शब खैर।